हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू AS15 क्लास। अब हम आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्लास में आपने सीखा कि एम्प्लॉय बेनिफिट चार प्रकार के होते हैं। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट, लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट, देन टर्मिनल बेनिफिट, देन उसके बाद पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। तो अब हम फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स पे। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट भी दो प्रकार के होते हैं। क्या है वो दो प्रकार? डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान एंड डिफाइंड बेनिफिट प्लान। आइए समझते हैं दोनों को। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान और दूसरा हमने बोला डिफाइंड बेनिफिट प्लान। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान वो प्लान होता है जिसमें एम्प्लॉय को भी कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है। मतलब एम्प्लॉयर तो पैसे डालेगा ही डालेगा, एम्प्लॉय भी पैसे डालेगा इसमें। एम्प्लॉयज टू मेक नेसेसरी कंट्रीब्यूशन। एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख देते हैं PF। डिफाइंड बेनिफिट प्लान क्या है? एम्प्लॉय डू नॉट कंट्रीब्यूट, एम्प्लॉय को कंट्रीब्यूशन नहीं करना पड़ता। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे इस पे हम लिख सकते हैं लीव सैलरी। लीव सैलरी मतलब छुट्टी के बदले में जो पैसा मिलता है उसके लिए एम्प्लॉय को कंट्रीब्यूट नहीं करना पड़ता। दूसरा लॉन्ग टर्म बोनस, अच्छा लीव सैलरी में भी बड़े तरीके के लीव होते हैं सैलरी, जैसे जिसका कैश मिलता है ना वो भी अलग अलग तरीके के होते हैं। मतलब इट इज क्वाइट पॉसिबल कि 5 में से मैंने 3 छुट्टी लिया तो 2 छुट्टी का मुझे क्या हुआ, पैसे मिल गए, और नहीं तो मैं चाहूं तो 2 छुट्टी कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं। ठीक है, तो अगले साल का कितना हो गया, 5 और 2 7। अब 7 में से मैंने 3 लिया, अब मैं कहूं कि मुझे 4 छुट्टी का पैसा दे दो। पहले मैंने कैरी फॉरवर्ड करा लिया, हो सकता है मुझे अगले साल छुट्टी की जरूरत पड़ जाए, तो इसलिए मैंने कैरी फॉरवर्ड करा लिया। जब अगले साल भी नहीं पड़ी तो मैंने पैसा ले लिया, या अभी भी मैंने और आगे कैरी फॉरवर्ड करा लिया। तो जब पैसा आपको लेना है ना तो आप पैसा होल्ड पे भी रख सकते हो। कोई जरूरी नहीं कि पैसा इंप्लॉयर कह रहा है पैसा मिलेगा तो आपको पैसा लेना जरूरी है, मत लो, आप उसको कैरी फॉरवर्ड करा लो और बाद में पैसा ले लेना। तो दिस इज इवन पॉसिबल। तो कभी कभी आपको लीव सैलरी का पैसा बहुत लॉन्ग टर्म आता है, बहुत बाद में आता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोनसेस, कंपनी कहती है 3 साल बाद हम बोनस देंगे, 5 साल बाद बोनस देंगे। ठीक है, 5 साल तक जो लोग रह गए ना उनको उनकी तनख्वाह का 20% हम और दे देंगे। जैसे मान लीजिए तुम्हारी तनख्वाह है 3 लाख रुपया, तो एम्प्लॉयर कहेगा कि तुमको 3 लाख रुपया हम देंगे हर साल। लेकिन अगर 5 साल तुम रह गए ना तो 5 साल में कितना कमाओगे, 3 लाख इंटू 5 15 लाख रुपया। 15 लाख का 20% कितना हुआ, 3 लाख रुपया कहेगा और ले लेना हमसे, लेकिन 5 साल काम किए तो। ठीक है, तो सभी इंप्लॉय को ऐसा कहा है, लेकिन टिकेंगे तो कुछ ही। तो जितने लोग टिकेंगे उसके हिसाब से एस्टिमेट बना लिया जाता है कि इतने रुपए की लायबिलिटी मेरी आएगी फ्यूचर की। चलिए आइए पढ़ते हैं थोड़ा सा यहीं से। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान are post-employment benefit plans under which an enterprise pays fixed contribution into a separate fund and will have no obligation to pay further contribution। भाई एम्प्लॉयर इसमें एक फिक्स सम ऑफ मनी डालता है, एम्प्लॉय भी डालेगा इसमें पैसा। ठीक है, और बाकी एम्प्लॉयर को कोई मतलब नहीं है कि इससे कितना पैसा बना, जितना बना उतना ही देगा, बस बात खत्म। ठीक है, अंडर डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान एक्चुरियल रिस्क, एक्चुरियल रिस्क किसको कहते हैं कि एक्चुअल एम्प्लॉय बेनिफिट इज लेस देन एक्सपेक्टेड एम्प्लॉय बेनिफिट। भाई हमने तो सोचा था हर साल हम इतना पैसा डाल देंगे तो तुमको 2 लाख रुपया मिल जाएगा, लेकिन हर साल हम उतना पैसा डाले, एम्प्लॉय भी उतना पैसा डाला, लेकिन बना उससे 1,80,000 रुपए। क्यों? क्योंकि वो पैसा कहीं इन्वेस्ट होता है तो रिटर्न वगैरह कम आए होंगे या जो भी वजह है।
तो ऐसा नहीं है कि अब हम खुद अपने जेब से पैसा लगा देंगे, एम्प्लॉयर को कोई पैसा नहीं लगाना है, ठीक है, जितना बना उतना बना, ठीक है। तो इसे कहा जाता है डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान, जिसमें कंट्रीब्यूशन डिसाइडेड होता है कि एम्प्लॉयर को इतना पैसा डाल रहा है हर साल, एक फिक्स सम ऑफ मनी डाल रहा है एम्प्लॉयर, ठीक है। एक्सपेक्टेड है कि इतना पैसा बन जाएगा, वो जरूरी नहीं है, हो सकता है ना बने। जब ये रिस्क होता है, इस रिस्क को कहा जाता है एक्चुअरियल रिस्क, कि भाई एक्चुअल में उतना पैसा ना बने जितना पैसा बनना चाहिए, राइट। लेकिन इसकी भरपाई नहीं करेगा एम्प्लॉय, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा कि एक्सपेक्टेड था कि 2 लाख रुपए एम्प्लॉय को मिल जाएगा, लेकिन मिला 1,80,000 रुपए, तो इसकी भरपाई नहीं करता एम्प्लॉयर, 20,000 रुपए दे नहीं देगा, ठीक है। ऐसे प्लान को कहा जाता है डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान, ठीक है। तो अंडर डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान एक्चुरियल रिस्क होता है एंड इन्वेस्टमेंट रिस्क होता है। इन्वेस्टमेंट रिस्क का मतलब क्या हुआ भाई, कुछ वो पैसा जो इकट्ठा हो रहा है हर साल, एम्प्लॉय डाल रहा है, इकट्ठा किया जा रहा है, तो वो पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्टेड है, तो कुछ एसेट में वो इन्वेस्टेड है, मतलब कोई इन्वेस्टमेंट वो की हुई है, ठीक है। तो वो जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो कम हो जाए, लेस देन एक्सपेक्टेड एम्प्लॉय बेनिफिट हो, एक्सपेक्टेड एम्प्लॉय बेनिफिट को शॉर्ट में ये भी लिख देते हैं। तो इसको कहा जाता है इन्वेस्टमेंट रिस्क। तो ये दोनों किस पे ऊपर फॉल करेगा, फॉल ऑन एम्प्लॉय, इससे एम्प्लॉयर का कोई मतलब नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। एक्चुरियल, हालांकि इस टर्म में बहुत आपको प्रैक्टिकली कुछ करना नहीं है, थियोरेटिकली ये सब वर्ड लिखे हैं तो मैंने समझा दिया, नहीं तो इन शब्दों को बिना समझे भी आप प्रैक्टिकली प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्चुरियल रिस्क इज एक्चुअल लाइबिलिटी जो है आपकी, एक्चुअल एम्प्लॉय बेनिफिट इज लेस देन एक्सपेक्टेड एम्प्लॉय बेनिफिट, एंड इन्वेस्टमेंट रिस्क इज व्हाट, एक्चुअल अमाउंट विच हैज बीन इन्वेस्टेड इनटू द एसेट, जो एसेट की इन्वेस्टमेंट है वो कम हुआ है, आपको लगता है कि एक्सपेक्टेड एम्प्लॉय बेनिफिट से। डिफाइंड बेनिफिट प्लान क्या है, दीज आर द पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान अदर देन डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान, ठीक है। इन डिफाइंड बेनिफिट प्लान द एक्चुअल इन्वेस्टमेंट इज सब फॉल ऑन द एम्प्लॉयर होता है, एम्प्लॉयर को जितना पैसा देना है उतना देना पड़ेगा, कम हो गया तो भी आप अपनी जेब से मिला के दीजिए, ठीक है। अब ऐसा थोड़ी ना है कि एम्प्लॉय की लीव सैलरी बनती है, अब आपने सोचा था 20 एम्प्लॉय छोड़ के चल जाएंगे, गए 17 एम्प्लॉय छोड़ के, तो ऐसा थोड़ी ना 3 एम्प्लॉय को कहोगे हमने तो सोचा था यार 20 जाओगे, तुम लोग गए क्यों नहीं, ठीक है, तो 17 ही क्यों गए, अब हम 3 को पैसा नहीं देंगे। अरे तुम्हारे सोचने से क्या होता है, 20 एम्प्लॉय है तो 20 को देना पड़ेगा तुमको, अंडरस्टूड। तो डिफाइंड बेनिफिट प्लान में सारी चीज एम्प्लॉयर का है, हम एक एस्टिमेट के हिसाब से लायबिलिटी जो बनाते हैं लेकिन पे एक्चुअल अमाउंट करते हैं, अंडरस्टूड। अब देखिए जैसा मैंने बताया कि डिफाइंड कंट्रीब्यूशन जो प्लान है इसमें तो एक फिक्स्ड अमाउंट आपको देना है, अब एक्चुअल में लायबिलिटी कितनी होगी कितनी नहीं होगी इस बात से आपको फर्क पड़ता भी नहीं है, तो जितना आप हर साल कंट्रीब्यूट करते हो वो आप टीएल में चार्ज कर दो, ठीक है। लेकिन डिफाइंड बेनिफिट प्लान में क्या होता है, जितना आपको देना है उसका आप एस्टिमेट लगाते हो, तो उसकी आप क्या करते हो फिर एक्चुअल कैलकुलेशन करते हो कि भाई इतना हमको देना पड़ सकता है, राइट। जैसे लीव सैलरी है तो कितने लोग लेंगे, कितने लोग तो छोड़ के चले जाएंगे, लॉन्ग टर्म बोनस है, राइट, जो हम बात कर रहे थे लॉन्ग टर्म बोनस वगैरह है, तो बहुत सारे लोग तो छोड़ के चले जाएंगे, नहीं भी लेंगे, तो उसके हिसाब से आपको एक्चुरियल वैल्यूएशन करनी पड़ेगी इसमें डिफाइंड बेनिफिट प्लान। तो यहां पे एक्चुरियल वैल्यूएशन होता है, डिफाइंड बेनिफिट में एक्चुरियल वैल्यूएशन होगा कि कितना आपको लायबिलिटी क्रिएट करनी चाहिए, और यहां पे एक्चुअल जो पेमेंट होगी वही लायबिलिटी होगी, एक्चुअल पेमेंट, एक्चुअल जो कंट्रीब्यूट हम कर रहे हैं हर साल डाल रहे हैं ना हम, तो एक्चुअल पेमेंट जो होगा वो वही आपकी लायबिलिटीज हैं, ठीक है, जो एक्चुअल आपको पे करना है, पेमेंट हो गई है तब तो ऑब्वियसली वो लायबिलिटी नहीं है, इट्स डन ऑलरेडी, द एक्चुअल अमाउंट टू बी पेड, ठीक है, एक्चुअल पेमेंट टू बी डन कर देते हैं इज योर लायबिलिटी, एंड एक्चुरियल वैल्यूएशन यहां पे लायबिलिटी होगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, डिफाइंड बेनिफिट लायबिलिटी को कैसे दिखाया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट में, ठीक है। शुड बी नेट टोटल ऑफ द फॉलोइंग, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन एट द एंड एट द बैलेंस शीट डेट। भाई आपको बैलेंस शीट डेट पे क्या लगता है कि कितने रुपए की लायबिलिटी होगी, और यहां पे लायबिलिटी को प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में दिखाया जाता है, ठीक है। जैसे आज से 10 साल बाद आपको 1 लाख रुपया देना है, तो क्या आज आपकी लायबिलिटी 1 लाख रुपए की है? नहीं भाई,
आज अगर हम 6 लाख या 7 लाख रुपया बैंक में रख दें तो वो 10 लाख रुपया बन जाएगा ब्याज के साथ। तो हम आज के दिन में अपनी लायबिलिटी 7 लाख रुपए ही बोलेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो प्रेजेंट वैल्यू बनाई जाएगी क्योंकि ये सब लॉन्ग टर्म में पेमेंट करनी है आपको। ठीक है, तो हमको क्या करना होगा, उस 10 लाख रुपए जो 10 साल बाद हमको देना है उसकी प्रेजेंट वैल्यू, ब्याज हम 10 साल पीछे लाएंगे उसकी वैल्यू को, एग्जैक्टली इंटरेस्ट रेट, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से कि भाई आज 10 लाख रुपया 10 साल बाद अगर हमें देना है तो आज कितना रुपया होना चाहिए वो, तो हम कैलकुलेट करेंगे उसको, कैसे होता है सब सिखाएंगे आपको। तो अगर 7 लाख रुपया आज का खुद ही ब्याज के साथ 10 लाख रुपया बन जाएगा 10 साल बाद, तो आप 7 लाख रुपया कहोगे आज की लायबिलिटी, वो हो गया यहां पे द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, प्रेजेंट वैल्यू बनानी है आपको। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू क्या होता है ये भी आप सीख लीजिए। जैसे ये आज है, टुडे है, और ये एक फ्यूचर डेट है। ठीक है, अगर मैंने यहां पे एक एक्स अमाउंट है, ठीक है, मैं कहूं कि आप इसकी यहां की वैल्यू बताइए क्या होगी, तो इसको कहा जाता है फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, एक एक्स अमाउंट यहां पे है, मैं कहूंगा इसकी आप यहां की वैल्यू बताइए। ठीक है, इसकी आप यहां की वैल्यू बताइए, तो हम इसको बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, माइनस एनी पास्ट सर्विस कॉस्ट नॉट येट रिकॉग्नाइज्ड, ये क्या है? इसका मतलब ये होता है, मैं लिखूं तो अनएमोर्टाइज्ड पास्ट सर्विस कॉस्ट, अनएमोर्टाइज्ड पास्ट सर्विस कॉस्ट, ये क्या मतलब है? बेसिकली कुछ खर्चे ऐसे हैं जो मैंने पे कर दिए इससे रिलेटेड। ऐसा भी हो सकता है क्या कुछ खर्चे हमने पे कर दिए? हाँ, जैसे कभी कभी ऐसा होगा कि हमने एम्प्लॉय को बोला हुआ है कि देखो यार तुमको 5 साल बाद ना इतना पैसा मिलने वाला है, तो उसमें से एक आध एम्प्लॉय आ जाते हैं, कहते हैं सर 5 साल बाद तो 5 लाख रुपया मिलने वाला है ना, 5,000 रुपया दे दीजिए ना, अभी जरूरत है, 5,000 रुपया दे दीजिए। अब मुझे लगता है 3 साल तो हो गया यार, इसको तो 5 लाख रुपया देना है हमें 2 साल बाद, चलो दे देते हैं 5,000 रुपया, कट जाएगा उसी में से। आ रही मेरी बात समझ में, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? एग्जैक्ट एग्जांपल नहीं है, बस आप समझने की कोशिश कीजिए कि जो लायबिलिटी फ्यूचर में देनी है, एग्जांपल से रिलेट मत कीजिए। अब एग्जांपल इसलिए दिया ताकि आपके दिमाग में बात बैठे बस। जो लायबिलिटी मुझे फ्यूचर में देनी है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि उससे रिलेटेड कुछ पैसा ऑलरेडी आप दे दिए हो? हाँ, और वो पैसा जो मैंने ऑलरेडी दे दिया है वो पीएल में चार्ज नहीं किया है, वो एडवांस के रूप में दिखाया हुआ है, वो अनएमोर्टाइज्ड खर्चा है। अनएमोर्टाइज्ड मतलब दैट हैज नॉट बीन चार्ज टू पीएल। ठीक है, तो फिर से सुनिएगा मेरी बात को। मुझे 5 लाख रुपया देना है 5 साल बाद, लेकिन मैंने 5,000 रुपया दे दिया है जो मैंने पीएल में चार्ज नहीं किया है। क्यों? क्योंकि भाई वो खर्चा भी का है ही नहीं है, वो तो मैंने एडवांस एम्प्लॉय को दिया है, वो बाद में चार्ज होगा, वो अनएमोर्टाइज्ड अमाउंट है। अनएमोर्टाइज्ड मतलब नॉट चार्ज टू पीएल है। तो मुझे एक्चुअल में लायबिलिटी कितने की है? 4,95,000 है। समझ में आ रही है बात? क्योंकि 5,000 रुपया तो दे ही चुके हैं, तो 5 लाख रुपया थोड़ी ना देंगे अब 5 साल बाद, वो तो पैसा उठा लिया है उसी में से 5,000 रुपया। तो लायबिलिटी होनी चाहिए 5 लाख माइनस 5,000, ये बात यहां कह रहा है। अब समझ में आया क्या कह रहा है ये? माइनस एनी पास्ट सर्विस कॉस्ट नॉट येट रिकॉग्नाइज्ड, पैसा पहले दे चुके हो, सर्विस कॉस्ट उसी के रिस्पेक्ट में, सर्विस कॉस्ट उसको बोल रहा है जो उसी लायबिलिटी के रिस्पेक्ट में आप दिए हो, बट हैज नॉट बीन चार्ज टू पीएल। तो आप कहिए कि लायबिलिटी मेरी 495 है। आगे देखिए, माइनस द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट एट द बैलेंस शीट डेट ऑफ द प्लान एसेट। अच्छा, अब जब मुझे फ्यूचर में पैसा देना है तो क्या मैं पैसा इन्वेस्ट करते जा रहा हूं? हाँ, मैं पैसा इन्वेस्ट करते जा रहा हूं ताकि मैं उस पैसे को दे पाऊं। मैं हर साल, मुझे 10 साल बाद 5 लाख रुपए देना है या 5 साल बाद 5 लाख रुपए देना है, तो 5 साल बाद इकट्ठे तो ना 5 लाख रुपए निकालेंगे, हर साल हम निकाल के कुछ पैसे इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। तो इस साल के अंत पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है? इस साल के अंत पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 4 लाख रुपए खुद ही हो गई है, तो मेरी लायबिलिटी अब 95,000 की है। और तो बैलेंस शीट में दिखाने का तरीका ये नहीं है कि अगर आपको कोई भी फ्यूचर में लायबिलिटी एम्प्लॉय को पे करनी है और उसके लिए आप इन्वेस्टमेंट भी कर रखे हो, तो आप इन्वेस्टमेंट को एसेट में और लायबिलिटी को लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट में नहीं दिखाओगे। आप लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट में ही दिखाओगे कि लायबिलिटी इतने की है,
कुछ हम पैसा ऑलरेडी इंप्लॉय को दे रखे हैं, उस खर्चे से रिलेशन में कुछ पेमेंट ऑलरेडी हो चुकी है जो पीएल में चार्ज नहीं हुआ है वो माइनस कर देंगे, और कोई भी एसेट जो उसके लिए आपने क्रिएट कर रखी है, कोई भी इन्वेस्टमेंट क्रिएट कर रखी है, वो भी वहीं से माइनस करके दिखाएंगे। ठीक है, क्लियर है? देखिए मैं आपको समझाता हूं। नॉर्मली अगर आप एक बैलेंस शीट बना रहे हैं तो अगर इंप्लॉय को लॉन्ग टर्म इंप्लॉय बेनिफिट देना है तो लॉन्ग टर्म इंप्लॉय बेनिफिट कहां आएगा? लायबिलिटी साइड में आएगा कि इतना पैसा देना है। मैंने इसी की वजह से कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी है, मैंने इसी की वजह से कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी है कि भाई ये पैसा निकलेगा, हर साल कुछ ना कुछ पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि पैसा निकलेगा और ये वाली लायबिलिटी हम पे कर देंगे। ठीक है, और कोई भी चीज जो इंप्लॉय को कोई भी इसी के रिलेशन में कुछ पैसा आप ऑलरेडी दे रखे हो तो वो कहां दिखाई देगा? यहां एडवांसेस के रूप में दिखाई देगा ना, जिसको हम अनएमोर्टाइज्ड कह रहे हैं। होगा कि नहीं? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 15 कहता है ये एडवांस इससे रिलेटेड है। हमने कहा हाँ, कहा लियाओ इधर, माइनस करो इसको, बदमाशी ना करो ज्यादा। कहा ये इन्वेस्टमेंट किससे रिलेटेड है? इससे रिलेटेड है, यहां लाओ, यहां से माइनस करो और ये दिखाओ। इसको यहां पे नहीं दिखाना है, ऐसे दिखाना है, यहीं से माइनस करके लायबिलिटी से दिखाना है। दिस इज AS 15। क्लियर हो गया? और ज्यादा अच्छा तरीका भी यही है। ये कौन सा है? ये बेसिकली ये इतना खर्चा हम बियर कर चुके हैं, तो ये बेनिफिट के लॉन्ग टर्म इंप्लॉय बेनिफिट की लायबिलिटी उतनी कम कर दीजिए आप। इतना पैसा हम दे चुके हैं जो पीएल में चार्ज नहीं हुआ है, सो दिस इज गोइंग टू रिड्यूस माई लायबिलिटी। And if you have made any investment in order to fulfill this liability at the end of certain period, तो ये इन्वेस्टमेंट से भी आप लिस्ट कर दीजिए। ठीक है, actuarial gain and losses. Actuarial gain and losses comprise experience adjustment, the effect of difference between previous actuarial assumption and what is actually occurred, and the effect of changes in actuarial assumption. Actuarial gain and losses should be recognized immediately in the statement of PL as income or expense. एक्चुअल गेन और लॉसेस का मतलब क्या है कि आपने सोचा था कि लायबिलिटी इतनी होगी लेकिन कम हो गई तो आपको फायदा हो गया, तो वो तुरंत पीएल में इनकम बना लीजिए क्योंकि आप लायबिलिटी ज्यादा बना लिए थे। एक्चुअल में लॉसेस ज्यादा, आपको पेमेंट ज्यादा करनी पड़ रही है। आपने एस्टिमेट के हिसाब से जितना पैसा इकट्ठा किया था उससे ज्यादा लायबिलिटी हो गई, तो जितना ज्यादा हो गई इस बार फिर पीएल में चार्ज कर दीजिए। जैसे हर साल हम इकट्ठा करते हुए आ रहे थे ना पैसा 5 साल बाद लॉन्ग टर्म इंप्लॉय बेनिफिट देने के लिए, तो अभी तक जो हम इकट्ठा के लायबिलिटी क्रिएट किए थे वो 4 लाख की किए थे, लेकिन एक्चुअल में अब जब देने की बारी आई तो 5 लाख देना पड़ गया, तो 1 लाख रुपया पीएल में और चार्ज कर दीजिए। एक्चुअल में 4 ही लाख देना पड़ा जबकि हम लायबिलिटी क्रिएट कर दिए थे 5 लाख रुपए की, तो 1 लाख रुपया पीएल में इनकम दिखा दीजिए क्योंकि आप 5 लाख रुपया पीएल में ऑलरेडी चार्ज कर चुके हो। ठीक है, और देना पड़ा सिर्फ 4 ही लाख रुपया, तो 1 लाख रुपया इनकम तुरंत बना दीजिए। अब आप वेट नहीं कीजिए, तुरंत बनाना है, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इमीडिएटली। इलस्ट्रेशन 2 देखिए। Omega Limited belongs to the engineering industry. The company received an actuarial valuation for the first time for its pension scheme, which revealed a surplus of rupees 6 lakh. It wants to spread the same over the next 2 years. अच्छा, एक्चुरियल वैल्यूएशन के हिसाब से उसने पेंशन का बना रखा था लायबिलिटी और उसमें 6 लाख रुपए का सरप्लस आ गया। मतलब समझे कि लायबिलिटी उसकी बेसिकली कम आई। ठीक है, एक्चुअल में लायबिलिटी कम आई, उसने प्रोविजन ही ज्यादा का बना दिया था। पहले से पैसा हर साल लायबिलिटी जो क्रिएट कर रहा था वो ज्यादा क्रिएट कर दिया था, 6 लाख रुपए की ज्यादा लायबिलिटी क्रिएट कर दिया था। एक्चुअल में पेंशन 6 लाख रुपए कम देना पड़ा। क्यों? बहुत सारे इंप्लॉय छोड़ गए होंगे जिनका हम सोचे थे पेंशन देना पड़ेगा लेकिन नहीं देना पड़ा। ठीक है, तो 6 लाख रुपया कम देना पड़ा। अब ये कंपनी क्या सोच रही है? इट वांट्स टू स्प्रेड द सेम ओवर द नेक्स्ट 2 years। कह रही है ये जो फायदा हुआ है 6 लाख रुपए का, इसको 2 साल में दिखा देते हैं 3-3 लाख रुपए का फायदा करके, by reducing the annual contribution of 2 lakh instead of 5 lakh। अब ऐसा तो ही नहीं कि पेंशन सबकी खत्म हो गई, अभी आगे भी पेंशन देना है, बहुत सारे एम्प्लॉय हैं अभी, तो हमको हर साल पेंशन के लिए 5 लाख रुपया पीएल में चार्ज करना है। 5 लाख रुपया हम हर साल पीएल में खर्चा दिखाएंगे जो आगे पेंशन देना है। तो एक काम करते हैं, उसको 2 ही लाख दिखाते हैं आने वाले 2 साल के लिए, 3-3 लाख रुपया का पेंशन का खर्चा कम दिखाते हैं
जो अभी जो पेंशन, पहले का जो पेंशन बन के आ रहा था, समझ में आ रही है बात? हम हर साल पहले भी, जो इस साल हमने पेंशन दिया है उसके लिए हम पहले हर साल लायबिलिटी क्रिएट करते जा रहे थे, ठीक है। इस साल जो हमने पेंशन दिया वो हमको 6 लाख रुपया कम देना पड़ा जितना हम लायबिलिटी क्रिएट किए थे, ठीक है। लेकिन आगे भी तो पेंशन देना है, तो हमें 6 लाख रुपए का अभी तो फिलहाल फायदा हो गया है। तो कंपनी ऐसा सोच रही है कि आगे जो हमें पेंशन देना उसका हमें 5 लाख रुपए हर साल लायबिलिटी क्रिएट करना है। तो 5 लाख क्रिएट करने की बजाय हम 2-2 लाख रुपए लायबिलिटी क्रिएट करते हैं। मतलब 2 सालों में 3-3 लाख रुपए का हम प्रॉफिट दिखा देते हैं। यही तो मतलब हुआ। हम 55 लाख रुपए आने वाले 2 साल पेंशन की लायबिलिटी क्रिएट करने की बजाय हम 2-2 लाख पेंशन की लायबिलिटी क्रिएट करेंगे, यानी 3-3 लाख रुपए हम प्रॉफिट दिखा देंगे, ठीक है। ये सोच रही है कंपनी। द एवरेज रिमेनिंग लाइफ ऑफ द एम्प्लॉय एस्टिमेटेड टू बी 6 ईयर्स। अब बाकी जो एम्प्लॉय की लाइफ बची हुई है वो 6 साल और काम करेंगे ऑन एन एवरेज, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज टू द कंपनी ऑन द फॉलोइंग आइटम फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट। अब आपको एडवाइस करना है कंपनी को कि क्या करना चाहिए। तो बेसिकली अब यहाँ पे ये होगा कि ये गलत है कंपनी की सोच। अगर एक्चुरियल में वैल्यूएशन में कोई फायदा या नुकसान होता है तुरंत रिकॉग्नाइज करना पड़ता है। 6 लाख रुपए का अगर फायदा हुआ है तुरंत पीएल में जाना चाहिए। ये 2 साल पे स्प्रेड करके हम नहीं कर सकते हैं इसको। देयरफॉर द सरप्लस ऑफ ₹6 लाख इज रिक्वायर्ड टू बी क्रेडिटेड टू पीएल ऑफ द करंट ईयर। तुरंत आप एक्चुरियल बेनिफिट, एक्चुरियल गेन आप दिखा दीजिए अपने पीएल में 6 लाख रुपए का, ठीक है। और लायबिलिटी जो आपकी बनती है अभी पेंशन की आगे के लिए जो बना रहे हो वो बनाते रहो, ठीक है। वो 5 लाख रुपए बनानी है वो बनाते रहो। 6 लाख रुपया को अभी तुरंत प्रॉफिट में दिखा दो, वो एक्चुरियल गेन हो जाएगा, ठीक है। चाहे गेन हो या लॉस दोनों ही तुरंत रिकॉग्नाइज किया जाता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। आइए अब क्वेश्चन 3 इसका इलस्ट्रेशन 3 देखते हैं। एज ऑन 1 अप्रैल 20x1, देखिए ये x1 x2 जो लिखता है ये समझ तो जाते हो ना। x1 लिखता है पहले साल को, x2 लिखता है दूसरे साल को, ठीक है। एज ऑन 1 अप्रैल 20x1 द फेयर वैल्यू ऑफ द प्लान एसेट। प्लान एसेट मतलब ये जो डिफर्ड बेनिफिट प्लान है ना, जिसको हमें लायबिलिटी को बाद में पे करना है, तो उसके लिए जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एसेट मतलब उसको लायबिलिटी को पे करने के लिए जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको हम कहते हैं एसेट, प्लान एसेट, ठीक है। तो फेयर वैल्यू ऑफ द प्लान एसेट वाज 1 लाख इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पेंशन प्लान ऑफ जेलस लिमिटेड। जेलस लिमिटेड को पेंशन की पेमेंट करनी है, ठीक है। तो साल के पहले दिन उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट वो किया है, पेंशन की पेमेंट करने के लिए कुछ इन्वेस्ट करके पैसा रखा हुआ है कि जब भाई पेंशन एम्प्लॉय को देना पड़ेगा तो इसी इन्वेस्टमेंट से हम देंगे। उसकी वैल्यू साल की बिगनिंग में 1 लाख रुपए थी। ऑन 30 सितंबर 20x1, उसी साल सितंबर में 1 अप्रैल को 1 लाख रुपए वैल्यू थी। 30 सितंबर को क्या होता है, द प्लान पेड आउट बेनिफिट ऑफ 19,000। ये जो प्लान है उससे बेनिफिट मिलता है 19,000 रुपए का, यानी 19,000 इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये जो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया उस पर 19,000 रुपया आया है, ठीक है। प्लान पेड आउट, प्लान पेड आउट मतलब इन्वेस्टमेंट। प्लान हम किसको कह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट को कह रहे हैं, ठीक है। दिस प्लान, दिस इन्वेस्टमेंट पेड बेनिफिट ऑफ 19,000 एंड रिसीव्ड इनवर्ड कंट्रीब्यूशन ऑफ 49,000। अब मैंने उसमें 49,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिया, ये है प्लस इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट और कर दिया 49,000 रुपए, ठीक है। ऑन मार्च 31 20x2, यानी अगले इस साल के अंत पे, साल बदल जाएगा 31 मार्च 20x2 पे, द फेयर वैल्यू ऑफ द प्लान एसेट वाज 1,50,000। अब एसेट की वैल्यू 1.5 लाख रुपए हो चुकी है। 1 लाख रुपए पहले थी, 49,000 रुपए और लगाए थे, यानी हम लगाए थे टोटल 1,49,000, ठीक है। और ये वैल्यू हो गई कितनी, 1,50,000, और 19,000 रुपए बीच में मिला भी था हमको, याद है। 49,000 जब लगाए थे तो उसी समय 19,000 रुपए मिला भी था आपको। एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन इज इतना। अच्छा, जो ऑब्लिगेशन है मेरी वो 1,47,920 रुपए की ऑब्लिगेशन है। एक्चुरियल लॉसेस ऑन द ऑब्लिगेशन आर 600 रुपए का लॉस है ऑब्लिगेशन में, ठीक है। मतलब कि हमने जो लायबिलिटी क्रिएट कर रखी है, ठीक है, और जो एक्चुअल में पेमेंट करना पड़ेगा उसमें 600 रुपए का अंतर है। भाई मैंने कम लायबिलिटी क्रिएट की हुई, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लायबिलिटी है कि लायबिलिटी इतनी है
और कह रहा है एक्चुअली लॉस 600 रुपए का है, यानी हमने 600 रुपए कम लाइबिलिटी क्रिएट की। हमारे बुक्स में ये जो वैल्यू दिख रही है इससे 600 रुपए कम लाइबिलिटी क्रिएटेड है। On 1st April 20X1, the company made the following estimate based on market studies, understanding and prevailing prices. कंपनी ने क्या एस्टिमेट बनाया था 1 अप्रैल को कि इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम आफ्टर टैक्स पेबल बाय द फंड इतना आएगा, इंटरेस्ट डिविडेंड इतना आएगा। रियलाइज अनरियलाइज गेन, मतलब एसेट की वैल्यू, देखिए दो तरीके से फायदा होता है इन्वेस्टमेंट करने पे। एक तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाती है, जैसे हम 100 रुपए का शेयर खरीदे तो वो 102 हो जाता है, ये एक 2 रुपया फायदा है। और 100 रुपए की एसेट पे 5 रुपए का हमको इंटरेस्ट या डिविडेंड आ जाता है, वो एक फायदा है। तो किसी भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाना ये फायदा है, दूसरा इंटरेस्ट डिविडेंड आएगा वो फायदा है। तो कह रहे हैं 9 रुपए 25 पैसे का ब्याज वगैरह आ जाएगा, फायदा होगा, और 2 रुपया का गेन हो जाएगा, ये सोचा था हमने। 1 रुपया का खर्चा लग जाएगा इन्वेस्टमेंट में, तो 10.25% का फायदा होगा। ये परसेंटेज में बात कर रहा है कि 9.25% ब्याज आ जाएगा, 2% वैल्यू ग्रो कर जाएगी, 1% खर्चा लग जाएगा इन्वेस्टमेंट में, तो भी 10.25% का फायदा हो जाएगा। तो हमने 10.25% का फायदा सोचा था। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल रिटर्न। 10.25% का हमने फायदा सोचा था, एक्सपेक्टेड रिटर्न और एक्चुअल रिटर्न निकालने को कह रहा है। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न पहले निकाल देते हैं, हमने 10.25% फायदा सोचा था। आंसर 3, यहां पे ये सॉल्व्ड है, ठीक है, ये सॉल्व्ड है इलस्ट्रेशन, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इसको मत देखिए, ठीक है, मैं कर रहा हूं उसको देखिए, आपको ज्यादा मजा आएगा और बहुत आसान तरीके से मैं करूंगा, ठीक है। आंसर 3, सबसे पहले हमको निकालना है एक्सपेक्टेड रिटर्न। देखिए 1 लाख रुपया मैंने साल भर के लिए इन्वेस्ट किया है, 1 लाख रुपया मैंने साल की बिगनिंग में लगा रखा था, वैल्यू कितनी थी 1 लाख रुपया, मैं सोचा था 10.25% इस पे आएगा, तो 1 लाख का 10.25% साल भर का ब्याज मिलेगा मुझे। और फिर 30 सितंबर को मैंने फिर 49,000 रुपये लगाए, लेकिन बेटा 49,000 रुपये अपनी जेब से थोड़ी ना लगाए, 19,000 रुपये आया था, फिर 49,000 जमा किए हैं, यानी हम तो 30,000 रुपये लगाए हैं ना, ठीक है। मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि हम 10.25% कमाएंगे, तो 1 लाख रुपया पे 10.25% कमाएंगे, और फिर 30,000 रुपया और लगाए, उस पर भी हमें 10.25% की एक्सपेक्टेशन होगी मेरी। हम 30,000 रुपया लगाएं, ध्यान दीजिएगा, मेरी एक्सपेक्टेड रिटर्न जो हम लगा रहे हैं पैसा उसी पे रहेगी, ठीक है। वो 19,000 तो खुद ही रिटर्न था, वो तो खुद ही रिटर्न है, ठीक है। तो 30,000 रुपया हमने लगाया, उस पर 10.25% हमको और चाहिए, क्या महीने का, 6 महीने का। तो देखिए जरा सा हमको कितना रिटर्न मिलेगा, 1 लाख इंटू 10.25%, ये हो गया 10,250, और 30,000 इंटू 10.25% इंटू 6/12, 1,537 रुपये 50 पैसा हो रहा है। ₹11,787.50। ये थी मेरी एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है। अच्छा, एक्सपेक्टेड रिटर्न जब भी निकालते हैं ना, तो जैसे 10.25% का रेट है, तो आप चाहो तो जैसा मैंने निकाला है वैसे निकाल सकते हो, लेकिन जनरली कंपाउंड इंटरेस्ट चलता है हर जगह, ठीक है। ब्याज पे भी ब्याज मिलता है, जैसे साल भर का ब्याज अगर 10.25% हो रहा है ना, तो 6 महीने का 10.25% का एग्जैक्ट आधा नहीं होगा, थोड़ा कम ही होगा। 10.25 का आधा कितना हो गया, 5.125%, लेकिन हमको 5.125 नहीं हो सकता है, 5% ब्याज मिले 6 महीने का, ठीक है। तो हम तो यहाँ 5.125 कर दिए ना, 6, 10, 10.25 इंटू 6/12 कर दिए हैं। वो क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, जैसे मान लीजिए आप 100 रुपये इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, आपको हम कहते हैं कि हम साल का आपको 10% ब्याज देंगे, साल का 10% ब्याज देंगे, लेकिन 6 महीने पे ब्याज पे भी ब्याज देंगे, हम 6 महीने पे आपको ब्याज देंगे। तो 100 रुपये पे 10% अगर हम ब्याज दे रहे हैं, तो 6 महीने का कितना हुआ, 5 रुपया, तो ये हो गया 105, ठीक है, 5% के हिसाब से, ठीक है। फिर हम अगले 6 महीने का, ये 5% 6 महीने का दिए हैं, फिर हम 5% दे रहे हैं अगले 6 महीने का, तो 105 का 5% कितना हुआ, निकालो, 105 गुणे 5%, तो 5.25 हो गया। तो देखिए ये कितना हो गया, 110.25, यानी आपको कितना इंटरेस्ट आ गया, 10.25 आ गया। आप समझ पाए कि बेसिकली 10.25 में पहले 6 महीने का 5 ही रुपया होता है, अगले 6 महीने का 5.25 रुपया होता है, इसलिए ये 10.25% हो जाता है।
तो अगर 6 महीने का ब्याज निकाल रहे हैं तो हमको 5% निकालना चाहिए, ना कि 5.125। लेकिन जरूरी नहीं है इतना दिमाग लगाने की, आप इसको इग्नोर कर दीजिए। जितना मैं कह रहा हूं उतना ही कीजिए। आप 10.25 का आधा निकालिए, पूरे नंबर मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, कि अगर 10% का ही ब्याज है, 6 महीने पे ब्याज मिल रहा है, तो खुद ही साल का 10.25% हो जाता है। तो पहले का 5 हुआ, दूसरे का 5.25 हो गया। जबकि हम देखिए, हम तो 5% यहां भी दिए, यहां भी 5% दिए, 10% दे रहे हैं साल का। तो यानी 10.25% को अगर हम 2 टुकड़े में बांटे कि पहले 6 महीने का कितना हुआ, अगले 6 महीने का कितना हुआ, तो पहले 6 महीने का आएगा 5 और अगले 6 महीने का आएगा 5.25%। इसलिए अगर सिर्फ 6 महीने का निकालना हो तो हमें 5 निकालना चाहिए। लेकिन हम कह रहे हैं कि नहीं, इतना दिमाग ना लगाओ, आप 10.25 के इस का आधा कर दीजिए, चलेगा। जो क्वेश्चन पेपर में दिया है 6 महीना है तो आधा कर दीजिए, 3 महीना है तो इंटू 3/12 कर दीजिएगा। डोंट डू एनीथिंग मोर। ये हो गया एक्सपेक्टेड रिटर्न। नाउ कमिंग टू एक्चुअल रिटर्न। एक्चुअल रिटर्न देखिए, मेरा एसेट कितने का हो गया, वैल्यू एट ईयर एंड। ईयर एंड पे वो कितने का हो गया, 1,50,000। और मुझे रिटर्न कितना मिला था, रिटर्न रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 19,000 रुपया मिला था। मुझे टोटल 1,69,000 प्राप्त हुआ। भाई मेरे एसेट की वैल्यू, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1.5 लाख रुपया, 19,000 रुपया हम पा चुके हैं। ठीक है, ये एक चीज हो गया। अब मैंने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बिगनिंग में कितनी थी, वैल्यू एट ईयर बिगनिंग, वो थी 1 लाख रुपया। और हमने पैसे लगाए कितने थे, प्लस इन्वेस्टेड ड्यूरिंग द ईयर 49,000। अब मत बोलिएगा 30,000 लगाए थे, क्योंकि 19,000 रुपये यहां कंसिडर कर लिए ना। 19,000 आया की तरफ बोल रहे, तो फिर गया कितना बोलेंगे, फिर 49,000। ठीक है, अगर हम सिर्फ बोलते नेट नेट कितना गया, तो हम बोलते 30,000। जैसे यहां पे तो हम सिर्फ ये बोल रहे थे ना, नेट नेट कितना गया, भाई मेरा गया कितना, हम 1 लाख शुरू में था, 30,000 और लगाए, तो हम तो उसी का रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे ना। ठीक है, तो 1 लाख रुपया गया, 49,000 रुपया और गया मेरे पास से, क्योंकि 19,000 आया बोल रहे हैं तो गया 49,000 बोलेंगे। सिर्फ गया बोलते तो हम 30,000 बोलते। ठीक है, 1,49,000। आपने 1,49,000 रुपए लगाया, 1,69,000 रुपए इन्वेस्टमेंट आपकी हो गई। ए माइनस बी, आपने एक्चुअल रिटर्न 20,000 रुपए कमाया है। ये हो गया एक्चुअल रिटर्न। समझ में आया सबको? आइए इलस्ट्रेशन 4 देखिए। अब रॉकस्टार लिमिटेड डिसकंटिन्यूज अ बिजनेस सेगमेंट अंडर द एग्रीमेंट विद एम्प्लॉयज यूनियन। डिसकंटिन्यूज अ बिजनेस सेगमेंट का मतलब हो गया कि रॉकस्टार लिमिटेड 2 सेगमेंट के काम करता हो सकता है कपड़ा बेच रहा था, हो सकता है जूते भी बेच रहा हो। तो जूते बेचने वाला धंधा बंद कर रहा है, एक बिजनेस सेगमेंट को बंद कर रहा है। बिजनेस नहीं बंद कर रहा है, बिजनेस का सेगमेंट बेच रहा है, बंद कर रहा है। यानी हो सकता है कपड़ा और जूता दोनों बेच रहा था, तो अब कपड़ा बेचेगा, जूता बेचना बंद कर दिया। तो अंडर द एग्रीमेंट विद एम्प्लॉयज यूनियन, द एम्प्लॉयज ऑफ द डिसकंटिन्यूड सेगमेंट विल अर्न नो फर्दर बेनिफिट। अच्छा, पहले ही एम्प्लॉयज का जो यूनियन है उनसे ये बात कर ली गई बंद करते समय जूते वाला धंधा, कि भाई तुम जितने लोग जूते वाले धंधे में काम कर रहे थे उन सभी एम्प्लॉय को अब रिलीज कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, और उनको अब आगे कुछ नहीं देना है। हाँ, जिनका जितना पुराना तनख्वाह बाकी है वो दिलाएगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अब आगे नहीं देना है। ठीक है, अच्छी बात है भाई। दिस इज अ कर्टेलमेंट विदाउट सेटलमेंट। अच्छा, जिसमें कोई भी सेटलमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, बिकॉज एम्प्लॉयज विल कंटिन्यू टू रिसीव बेनिफिट फॉर सर्विसेज रेंडर्ड बिफोर द डिसकंटिन्यूएंस ऑफ द बिजनेस सेगमेंट। पुराना पैसा मिलेगा लेकिन कुछ अलग से नहीं मिलेगा। ठीक है, अब उनको निकाल दिया जाएगा, अलग से कुछ और नहीं मिल रहा है। कर्टेलमेंट reduces the gross obligation for various reasons including charge in actuarial assumption made before curtailment। अब कह रहा है कि बहुत सारी एक्चुरियल वैल्यूएशन की गई थी कि ये पैसा देना होगा, वो पैसा देना होगा, तो वो सब में अब कमी आ गई। ठीक है, इफ द बेनिफिट्स आर डिटरमिन्ड बेस्ड ऑन द लास्ट पे ड्रॉन बाय एम्प्लॉयज, द ग्रॉस ऑब्लिगेशन रिड्यूसेस आफ्टर द कर्टेलमेंट बिकॉज द लास्ट पे अर्लियर एज्यूम्ड इज नो लॉन्गर वैलिड। अच्छा,
अब ये लाइन समझिए, मजा आएगा आपको। हमने एम्प्लॉय को बोला था कि तुमको जब निकालेंगे, तुम रिटायर करोगे तो ये पैसा देंगे, वो पैसा देंगे, लेकिन कैसे बोला था पता है? हम बोले थे जो तुम्हारी आखिरी सैलरी होगी ना उसका 10% हम तुमको देंगे। तो उस एम्प्लॉय की आखिरी सैलरी हमने सोची थी कि उसकी आखिरी सैलरी होगी 60,000 रुपये महीने, तो उसका 10% जब हम देंगे तो 6,000 रुपये देना होगा, ठीक है। लेकिन हम तो वो सोचे थे कि अभी जूते वाला धंधा 10 साल चलेगा, वो एम्प्लॉय 10 साल तक काम करेगा, उस समय उसकी तनख्वाह 60,000 होगी और हमको 6,000 देना पड़ेगा। लेकिन जूते वाला धंधा हम अभी बंद कर दिए, अभी उसकी तनख्वाह 30,000 है, तो उसका 10% हमको तो 3,000 देना है ना। बात समझ में आई? लायबिलिटी क्यों कम हो गई? बहुत सारे वादे किए गए थे एम्प्लॉय से, कह रहा है कि लेकिन वो वादे किए गए थे तो बताया गया था आखिरी सैलरी के हिसाब से देंगे। अब आखिरी सैलरी तो बहुत फ्यूचर की सोची गई थी और उसके बेसिस पे बताया गया था कि कितना देंगे, तो उस हिसाब से हम अभी तक पैसा इकट्ठा कर रहे थे। लेकिन एम्प्लॉय को अब अचानक से हम निकाल दिए, अभी तो तनख्वाह उसकी कम थी, लेकिन जो आखिरी सैलरी अभी थी अब उसके बेसिस पे हम देंगे, तो पैसा कम ना देना पड़ेगा। वही बात यहां कह रहा है। तो रॉकस्टार लिमिटेड एस्टिमेट्स द शेयर ऑफ अनएमोर्टाइज्ड सर्विस कॉस्ट दैट रिलेट्स टू द पार्ट ऑफ द ऑब्लिगेशन आर एट 10% ऑफ 180। अच्छा, शेयर ऑफ अनएमोर्टाइज्ड सर्विस कॉस्ट दैट्स रिलेट टू द पार्ट ऑफ द ऑब्लिगेशन आर एट ₹18। ये क्या मतलब हुआ? 18 रुपए की पेमेंट आप ऑलरेडी कर चुके हो जो पीएल में चार्ज नहीं हुआ है, ये सीधा मतलब है इसका, ज्यादा दिमाग नहीं लगाइए। अनएमोर्टाइज्ड सर्विस कॉस्ट, ये हमने ये वर्ड पहले भी समझाया आपको। इसका मतलब ये होता है जो लायबिलिटी हमको देनी है एम्प्लॉय की, उसके रिस्पेक्ट में 18 रुपया ऑलरेडी दिला चुका है जो पीएल में अभी तक नहीं गया है। ये याद आ रहा है ना, जब मैं आपको लायबिलिटी समझा रहा था पीएल में कितनी दिखाई जाती है डिफर्ड बेनिफिट प्लान की, तो ऐसे ही बताया था आपको कि आप ईयर एंड पे एस्टिमेट कीजिए लायबिलिटी कितनी होगी, उसमें से माइनस कीजिए अनएमोर्टाइज्ड वैल्यू जो आप ऑलरेडी पे कर चुके हो लेकिन पीएल में चार्ज नहीं हुआ है। कैलकुलेट द गेन फ्रॉम curtailment and liability after curtailment to be recognized in the balance sheet of Rockstar Limited on the basis of given information. Immediately before the curtailment, the gross obligation is estimated 6,000 based on current actuarial assumption. curtailment के पहले 6,000 रुपए की ऑब्लिगेशन लग रही थी कि देनी पड़ेगी, ठीक है। फेयर वैल्यू ऑफ द प्लान एसेट 5100 था, एसेट हमारी 5100 की थी। अनएमोर्टाइज्ड पास सर्विस कॉस्ट 180 का था, ठीक है। curtailment reduces the obligation by 600 which is 10% of gross obligation. curtailment की वजह से मेरी ऑब्लिगेशन 600 से कम हो गई, यानी मेरी करंट ऑब्लिगेशन जो है मतलब लाइबिलिटी, डेफर्ड लाइबिलिटी मेरी कितनी है? 5400 रुपए की है। 600 रुपए की पहले लाइबिलिटी मानी गई थी, 600 रुपए कम हो गई, यानी 5400 रुपए की लाइबिलिटी है। इतने रुपए का 5100 रुपए का मेरा एसेट है, ठीक है। अच्छा, और वैसे तो अनएमोर्टाइज सर्विस कॉस्ट 180 रुपया है, लेकिन 180 रुपया पूरे कंपनी का है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो मेरा तो दो धंधा है ना, हम एक धंधा बंद कर रहे हैं, जो धंधा बंद कर रहे हैं उसका अनएमोर्टाइज सर्विस कॉस्ट कितना है, ये ऊपर बता रहा था, उसका अनएमोर्टाइज सर्विस कॉस्ट सिर्फ 18 रुपया है। तो ये 180 से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, तो ये 180 हम उड़ा दे रहे हैं, ये आपके मतलब की चीज नहीं है। अनएमोर्टाइज सर्विस कॉस्ट इज 180, लेकिन यहां ऊपर बहुत अच्छे से बता दिया था अनएमोर्टाइज सर्विस कॉस्ट दैट रिलेट्स टू द पार्ट ऑफ द ऑब्लिगेशन, जिस ऑब्लिगेशन की हम बात कर रहे हैं उसका अनएमोर्टाइज सर्विस कॉस्ट 18 रुपया है। यानी जूते वाले धंधे, कपड़े वाले धंधे, सारे धंधे में हमको कुछ ना कुछ पे करना है फ्यूचर में एम्प्लॉय को। तो जो 180 रुपया हम ऑलरेडी अपने एम्प्लॉयज को दे चुके हैं, जो हमें फ्यूचर में देना उसका पहले ही दे चुके हैं, लेकिन उस 180 में से 18 रुपया जूते वाले धंधे का है और 142 रुपया कपड़े वाले धंधे का है। तो कपड़े वाले धंधे से तो मतलब है नहीं, जूते वाला धंधा बंद हो रहा है, बस उसका हमको लायबिलिटी वगैरह सेट करना है अब, ठीक है। तो अब क्या क्या हमको निकालना है यहां पे? दो चीजें निकालनी है। क्या क्या कह रहा था? गेन फ्रॉम कर्टेलमेंट, फायदा कितना हुआ ये अभी बंद कर देने से, एंड लाइबिलिटी कितनी बचेगी आफ्टर कर्टेलमेंट। कर्टेलमेंट का मतलब है ये निकालने
की वजह से फायदा कितना हुआ और कर्टेलमेंट के बाद लायबिलिटी कितनी है। ठीक है, फायदा कितना हुआ, देखिए हमको 600 रुपया का फायदा हुआ। ठीक है, 600 रुपया की मेरी लायबिलिटी रिड्यूस हुई है, तो ये 600 रुपया फायदा है। लेकिन 18 रुपया हम ऑलरेडी दे चुके थे उसमें से, जो हम पीएल में चार्ज नहीं किए हैं। हमारा फायदा 600 रुपया का है बच्चा, तो 600 रुपया पीएल में जाना चाहिए, लेकिन उसी के रिस्पेक्ट में 18 रुपया ऑलरेडी दे चुके जो पीएल में चार्ज नहीं हुआ है। तो फिर एक काम करो, जब सेटल कर रहे हो तो पूरा हिसाब करो ना, 18 रुपया दे चुके हो जो पीएल में चार्ज नहीं किए थे, एडवांस में दिए हो ना उसी फ्यूचर लायबिलिटी के लिए। तो अब जब उस लायबिलिटी को हम पूरी तरीके से खत्म हो गई वो लायबिलिटी, तो हम देखना चाह रहे हैं क्या फायदा नुकसान हुआ, तो भैया 600 रुपया का हमको फायदा हो गया, हमको 600 रुपया कम देना पड़ा। लेकिन 18 रुपया जो पीएल में चार्ज हो जाना चाहिए था वो नहीं चार्ज हुआ है, तो वो भी चार्ज करो। तो 600 रुपया पीएल में क्रेडिट करो, 18 रुपया पीएल में डेबिट करो, यानी नेट नेट फायदा कितना हुआ, 582 रुपया। आगे देखिए, अब नई लायबिलिटी कितने की बनेगी। नई लायबिलिटी का फॉर्मूला आप मत देखिए सॉल्यूशन, नई लायबिलिटी का फॉर्मूला बताइए। हम क्या बोलते थे, आपको ऐसे करना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑब्लिगेशन करना है। ठीक है, इसमें से दो चीजें माइनस करनी है। क्या क्या माइनस करना है, अनएमोर्टाइज्ड पास्ट सर्विस कॉस्ट और प्रेजेंट फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट। अब कंपनी की ऑब्लिगेशन कितनी बची है, अब कंपनी की ऑब्लिगेशन कितनी बची है, क्योंकि एक सेगमेंट तो मेरा खत्म हो गया। देखिए कंपनी की टोटल ऑब्लिगेशन जो थी वो कितनी थी, कंपनी की टोटल ऑब्लिगेशन थी 6000 की, लेकिन ये जूते वाला धंधा बंद कर देने की वजह से अब ऑब्लिगेशन हो गई 5400। ठीक है, देखिए एक धंधा हमने बंद किया है, ठीक है, उस धंधे को बंद करने के पहले मेरी लायबिलिटी कितनी थी, 6000 रुपए की लायबिलिटी थी, जिसमें से 600 रुपया माइनस हो गया एक धंधा पर्टिकुलर बंद करने की वजह से। ठीक है, यानी बचा अभी भी कितना, 5400 रुपया बच गया मेरा एग्जिस्टिंग लायबिलिटी। ठीक है, इस पूरे 6000 रुपए की लायबिलिटी की वजह से, इस 6000 की लायबिलिटी में हमने एडवांस भी दे रखा था, कितने का, 180 रुपया, ये एडवांस दे रखा था। इस 180 रुपए के एडवांस में से 18 रुपया इस लायबिलिटी की वजह से था, 18 रुपया इसकी वजह से था। क्या ये बात आपको पता है कि नहीं, हाँ ये बात यहां पे बता दिया है क्वेश्चन में कि Rockstar Limited estimates the share of unamortized service cost that relates to the part of obligation at ₹18। ये जो अभी कर्टेलमेंट वगैरह हुआ है इसकी एडवांस जो थी 18 रुपए थी, यानी इसमें से एडवांस, इस 5400 में से एडवांस कितना है, 18 रुपए घटा दो कितना हो गया, 162 रुपया है। ठीक है, तो आज की लायबिलिटी मेरी कितनी है, 5400 रुपया। आज की लायबिलिटी है मेरी, आज की लायबिलिटी है मेरी, कहां गया, आज की लायबिलिटी है मेरी 5400 रुपया। इसमें से 162 रुपया का हम ऑलरेडी एडवांस में दे रखे हैं। और एसेट की वैल्यू कितनी है ईयर एंड पे, क्वेश्चन में देखो भाई एसेट की वैल्यू कितनी है, एसेट की वैल्यू है 5100 रुपया। 5100 रुपया इसमें से और माइनस कर दीजिए, अब ये हो गई लायबिलिटी की वैल्यू, कितनी आ रही है निकाल लीजिए, 138। ये हो गया लायबिलिटी टू बी रिकॉग्नाइज्ड। इतनी लायबिलिटी और बनाइए आप, क्रिएट कीजिए। दो चीज पूछा था, कर्टेलमेंट से फायदा कितना हुआ, तो हमारी लायबिलिटी 600 रुपया से कम हो गई, लेकिन भाई वो जो लायबिलिटी थी ना 600 रुपया, उसके लिए 18 रुपया ऑलरेडी एडवांस दे रखे थे, तो 18 रुपये हम ऑलरेडी दे रखे थे, 600 की लायबिलिटी कम हुई, लेकिन 18 रुपये तो हम ऑलरेडी दे रखे थे जो पीएल में चार्ज नहीं किए थे, तो पीएल में 18 रुपये चार्ज करेंगे और 600 रुपये की लायबिलिटी कम हुई, इसको प्रॉफिट बोलेंगे। तो कुल मिला के नेट नेट प्रॉफिट कितने की बोल देंगे, ये हमने कैलकुलेट कर दिया यहां पे। कहां पे कैलकुलेट किए थे, नेट नेट प्रॉफिट कितनी होगी, 582 रुपया। ठीक है,
और फिर उसके बाद अगला चीज हमें बोल रहा है कितनी लाइबिलिटी हमको ईयर एंड पे हमारी होगी, तो हमें कितनी लाइबिलिटी और क्रिएट करनी है, लाइबिलिटी आफ्टर कर्टेलमेंट टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन बैलेंस शीट, कितनी और लाइबिलिटी हम क्रिएट करें। तो मेरी लाइबिलिटी हमेशा जो हम फ्यूचर में लाइबिलिटी है मेरी उतनी हमारे पास क्रिएटेड होनी चाहिए, जितनी हमको लाइबिलिटी लग रही है उतनी क्रिएटेड होनी चाहिए, मतलब अगर मेरे पास उतने रुपए की एसेट्स वगैरह होनी चाहिए। तो मेरी फ्यूचर में लाइबिलिटी 5400 रुपए की है, जिसमें से ऑलरेडी हम कितना पैसा दे चुके हैं, 162 रुपया हमारा एडवांस चल ही रहा है, तो कोई टेंशन नहीं है उतनी, और 5100 रुपए की मेरे पास एसेट है। तो हमें लाइबिलिटी और पे करने की आवश्यकता कितनी पड़ सकती है, हमारी जेब से कितना और जा सकता है, 138 रुपया, 138 रुपए की हम लाइबिलिटी और क्रिएट कर देंगे। सो ये आ गया लाइबिलिटी टू बी रिकॉग्नाइज आफ्टर कर्टेलमेंट, 138 रुपया, ये यहाँ पे भी है। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू। ठीक है, अब इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन और भी हैं। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, अगली क्लास में आएंगे तो जो बचे क्वेश्चंस हैं उसको भी कंप्लीट करके इस चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर देंगे। विल स्टॉप हियर।